हाय दोस्तों, मैं सुमित कुमार सिंह। आज आप लोगों को मैं इतिहास पढ़ाने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को इतिहास से संबंधित मैंने कुछ चीज़ों के बारे में मैंने पहले आप लोगों को चर्चा किया था। पहले मैंने सिलेबस के बारे में मैंने चर्चा किया, उसके बाद से मैंने बताया आप लोगों को कि 18वीं सदी का पूर्वार्ध और 18वीं सदी का उत्तरार्ध, दो टॉपिक से मैं आप लोगों को यहीं से मैं क्या करूँगा, चालू करूँगा। कहाँ से? 18वीं सदी के पूर्वार्ध और 18वीं सदी के उत्तरार्ध। मैंने सिलेबस में बताया था। मैंने ये भी बताया था कि जब 1707 ईस्वी में क्या होता है, मुगल बादशाह किसकी मौत हो जाती है, मृत्यु हो जाती है औरंगजेब की। जब मुगल बादशाह जब औरंगजेब क्या होते हैं, मर जाते हैं। तो जब मुगल बादशाह जब औरंगजेब क्या होते हैं, मर जाते हैं, उसके बाद से छोटे छोटे राज्य क्या होते हैं, उत्पन्न होते हैं। उसके कब्र से क्या होते हैं, छोटे छोटे राज्य उत्पन्न होते हैं। तो उसमें जो मैंने ये भी बताया, तीन तरह के राज्य बने। कौन कौन से? उत्तराधिकारी राज्य, और क्या बने, विद्रोही राज्य, और मुगल साम्राज्य के परिधि से बाहर का राज्य। आई बात समझ में? तो मैंने आप लोग को ये भी बताया कि उत्तराधिकारी राज्य में कौन कौन सा राज्य आता है, विद्रोही राज्य में कौन कौन सा राज्य होता है, और मुगल साम्राज्य के परिधि से बाहर का राज्य मैंने बताया था। तो मैंने ये भी बताया था आप लोगों को कि मुगल साम्राज्य का जो मैंने ये बताया उत्तराधिकारी राज्य में कौन कौन सा था, बंगाल, अवध और हैदराबाद। तीन राज्य थे, बंगाल, अवध और हैदराबाद। मैंने ये भी बताया था आप लोगों को क्या, बंगाल, अवध और हैदराबाद, ये कौन से राज्य थे, उत्तराधिकारी राज्य थे। मैं शॉर्टकट में यहाँ लिख दे रहा हूँ, उत्तराधिकारी राज्य। मैंने तीन राज्यों के बारे में मैंने बताया था। केवल क्या था, बंगाल, अवध और हैदराबाद। बंगाल, अवध और हैदराबाद। उसके बाद से मैंने आप लोगों को ये भी बताया था कि विद्रोही राज्य कौन कौन से थे। कौन से? विद्रोही राज्य। विद्रोही राज्य में मैंने आप लोगों को बताया था जाट, जाट, रोहिला, अफगान, मराठा। चार थे, जाट, रोहिला, अफगान, मराठा। जाट, रोहिला, अफगान, मराठा। समझ में आ रहा है? उसके बाद से मैंने बताया था क्या, साम्राज्य के परिधि से बाहर का राज्य। क्या बताया था? साम्राज्य के परिधि से बाहर का राज्य। बाहर का राज्य मैंने चर्चा किया था। इसमें कौन कौन से राज्य? त्रावणकोट। समझ में आ रहा है? कौन था? त्रावणकोट। क्या था? त्रावणकोट था। एक और राज्य त्रावणकोट था। समझ में आ रहा है? उसके बाद से मैंने एक चीज और इसमें बताया था, मैसूर। त्रावणकोट है और मैसूर। मैंने इतनी चीजों के बारे में मैंने आप लोगों को चर्चा किया था। अब हमारे जो पोर्शन में उत्तराधिकारी राज्य, मैं तीनों को पहले फाइनल करूंगा। कौन? बंगाल, अवध और हैदराबाद को। उसके बाद से मैं विद्रोही राज्य के बारे में चर्चा करूंगा। कौन कौन सा राज्य? जाट, रोहिला, अफगान, मराठा। उसके बाद से जो मुगल साम्राज्य के परिधि से जो बाहर के राज्य है उसको मैं त्रावणकोट और मैसूर। मैंने ये भी बताया था बंगाल में जो मुर्शिद कुली खान था, सादत खान था। मैंने ये सब चीज़ों के बारे में मैंने आप लोगों को चर्चा किया था। उसके बाद जाट, रोहिला, अफगान, मराठा के बारे में मैंने चर्चा किया। मराठा में शिवाजी के बारे में मैंने बताया था। जाट में चूड़ामन और बदन सिंह जाट के बारे में बताया था। रोहिला जो अफगान से रिलेटेड था। आई बात समझ में? अब मैंने त्रावणकोट, मैसूर के बारे में बताया। मार्तंड वर्मा और मैसूर वाले में बताया था मैंने। टीपू हैदर अली जो थे संस्थापक थे। ये सब चीज़ों के बारे में मैंने आप लोगों को क्या किया था, चर्चा किया था। आई बात समझ में? मैंने क्या क्या चर्चा किया था, बंगाल, अवध, हैदराबाद, जाट, रोहिला, मराठा, अफगान। जाट, रोहिला, एक और चीज छूट रहा है क्या इसमें? जाट था, रोहिला था, ठीक। अब मैं आगे चल रहा हूँ। आप लोग को टॉपिक आज क्या है, उत्तराधिकारी राज्य। आज का जो टॉपिक है मेरा, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, इतिहास। यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं, उत्तराधिकारी राज्य। उत्तराधिकारी राज्य। आई बात समझ में? आज मैं उत्तराधिकारी राज्य में किसके बारे में चर्चा करूंगा, बंगाल के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो उत्तराधिकारी राज्य में पहला राज्य क्या था, बंगाल था ना। पहला राज्य क्या था, बंगाल। आज मैं इसी बंगाल के बारे में मैं आप लोगों को चर्चा करूंगा। आई बात समझ में? बंगाल, उसके बाद से मैं अवध, उसके बाद हैदराबाद, उसके बाद से मैं चला जाऊंगा विद्रोही राज्य में मराठा, जाट, अफगान, रोहिला। मराठा, जाट जो भी आएगा सिविल में आप लोगों को क्या करूंगा, पढ़ाते चला जाऊंगा। आई बात समझ में?
तो अब मैं आप लोगों को आगे मैं चल रहा हूँ, बंगाल के बारे में मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। समझ में आ रहा है? बंगाल, तो बंगाल का संस्थापक कौन था? मुर्शिद कुली खान था। स्वतंत्र बंगाल, जो बंगाल का संस्थापक कौन था? मुर्शिद कुली खान। इसके संस्थापक कौन थे? मुर्शिद कुली खान। अब ये छोटे मोटे क्या थे? सूबेदार थे। कौन से? छोटे मोटे क्या थे? सूबेदार थे। आई बात समझ में? छोटे मोटे सूबे, पहले सूबे थे, सूबे से क्या हुए? सूबेदार बन गए, और सूबेदार से क्या बन गए? नवाब। सूबेदार से क्या बन गया? नवाब। किसका? बंगाल का नवाब बन गया। आई बात समझ में? यहाँ से मैं आप लोगों को शुरू करने जा रहा हूँ। आई बात समझ में? तो इसके संस्थापक कौन थे? मैं यहाँ पे नोट करा दे रहा हूँ। संस्थापक, संस्थापक, तो स्वतंत्र बंगाल के संस्थापक कौन थे? मुर्शिद कुली खान। मुर्शिद कुली खान। कोई पूछेगा स्वतंत्र बंगाल के संस्थापक कौन थे, तो क्या आप बता सकते हैं ना? क्या कहेंगे? मुर्शिद कुली खान जो थे स्वतंत्र बंगाल के संस्थापक। जो संस्थापक थे वो क्या बने? मुर्शिद कुली खान बने। आई बात समझ में? अब मैं आप लोगों को यहाँ से मैं आप लोगों को चर्चा करने जा रहा हूँ। मुर्शिद कुली खान क्या थे? सूबे से। क्या थे? सूबे। सूबे बदायूं का, बदायूं का क्या थे? सूबे। बदायूं के क्या थे? वो सूबे थे। सूबे से क्या बन गए? सूबेदार बन गए। सूबेदार से क्या? सूबेदार से प्रांतीय दीवान, और प्रांतीय दीवान से क्या बन गया? नवाब बन गया। 1727 ईस्वी में वो क्या हुआ? स्वतंत्र बंगाल का क्या बन गया? शासक बन बैठा। नहीं बस समझ में? तो बदायूं का क्या था? सूबेदार था। स्थान यहाँ लिख रहा। अब देखिए सूबे से क्या बन गया? सूबेदार से प्रांतीय दीवान, प्रांतीय दीवान से क्या बन गया? नवाब बन गया। ऐसे मैं एक एरो बना के आप लोगों को क्या कर रहा हूँ? नोट करा दे रहा हूँ। आई बात समझ में? तो मैं बता रहा हूँ बदायूं का क्या बना? सूबेदार। सूबेदार से क्या बना? सूबे से क्या बना? सूबेदार। सूबेदार से प्रांतीय दीवान। समझ में आ रहा है? सूबे से क्या बना? सूबेदार। सूबेदार। सूबेदार से क्या बना? प्रांतीय दीवान, और प्रांतीय दीवान से क्या बन गया? नवाब। कहाँ का नवाब बन गया? बंगाल का। आई बात समझ में? कहाँ का नवाब बन गया? बंगाल का क्या बन गया? नवाब बन गया। तो कोई पूछेगा क्या करें? बताए तो सूबे, सूबे से सूबेदार, सूबेदार से प्रांतीय दीवान, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ प्रांतीय दीवान, दीवान से क्या बन गया? बंगाल का नवाब बन गया। कब बना? आप लोगों को मैं ये भी बता रहा हूँ, 1727 ईस्वी में स्वतंत्र शासक बन बैठा। 1727 ईस्वी में स्वतंत्र शासक बन बैठा। यहाँ तक मैंने आप लोगों को बताया 1727 ईस्वी में क्या बन गया? स्वतंत्र शासक क्या हुआ? बन बैठा। कहाँ का? बंगाल का। अब इसमें जुड़ती हुई और भी कहानी है। अब देखो इसी 1727 में, इसी 27 ईस्वी में, अब मैं आप लोगों को आगे बता रहा हूँ। समझ में आ रहा है? अब मैं इसके आगे मैं आप लोगों को क्या कर रहा हूँ? चर्चा कर रहा हूँ 1727 ईस्वी में। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ? उसका जो दामाद था सुजाउद्दीन, उसका दामाद क्या था? सुजाउद्दीन। दामाद सुजाउद्दीन। अब इसका जो दामाद क्या था? सुजाउद्दीन। सुजाउद्दीन का पुत्र कौन था? सुजाउद्दीन का पुत्र कौन था? सरफराज खान। सुजाउद्दीन का क्या था? पुत्र सरफराज खान। इसके बाद सरफराज खान क्या बन गया? शासक बन बैठा। शासक बना। क्या बना? शासक बना। शासक बना। देखिए 1727 जब स्वतंत्र नवाब बन बैठा, उसके बाद से फिर 1727 में दामाद क्या था? सुजाउद्दीन था। सुजाउद्दीन का जो पुत्र क्या था? सरफराज खान। तो ये क्या किया? सरफराज खान क्या बन गया? शासक बन बैठा। आई बात समझ में? और यही सरफराज खान 1740 ईस्वी में क्या हुआ? 1740 ईस्वी में घेरिया का युद्ध हुआ। क्या हुआ? 1740 ईस्वी में ये सरफराज खान क्या हुआ? मारा गया। समझ में आ रहा? घेरिया के युद्ध में क्या हुआ? सरफराज खान मारा गया। घेरिया का युद्ध में कौन मारा गया? सरफराज खान।
सरफराज खान क्या हुआ, मारा गया। किस युद्ध में, गिरिया के युद्ध में। युद्ध कब हुआ था, 1740 में गिरिया के युद्ध में क्या हुआ, सरफराज खान क्या हुआ, मर गया। उसके बाद उसका जो सेनापति था, बिहार का क्या था, नायब था, बिहार का नायब या सूबेदार था, वो बना शासक। बिहार का नायब सूबेदार क्या था, अलीवर्दी खान था। आई बात समझ में। जो अलीवर्दी खान बिहार का नायब या सूबेदार था, वो बन गया क्या, शासक। और वही क्या करेगा, 1740 से 1756 तक। कब से, 1740 से 1756 तक ये शासन करेगा। लगभग क्या, 16 वर्ष तक शासन करेगा। अब मैं आप लोगों को आगे इसके बारे में चर्चा करने जा रहा हूँ, सही बात है। अब देखिए, जो इसका जो सेनापति था, किसका सेनापति, सरफराज खान का। सरफराज खान का कौन था, सेनापति। सेनापति जो क्या था, सेनापति क्या था, मैं आप लोगों को बताया, बिहार का नायब या सूबेदार था। बिहार का नायब या सूबेदार अलीवर्दी खान। बिहार का नायब या सूबेदार क्या था, उसका नाम अलीवर्दी खान था। अलीवर्दी खान अगला शासक बना। अलीवर्दी खान जो बिहार का नायब या सूबेदार था, अगला शासक बन बैठा। शासक बन बैठा। अब देखिए, इसका शासनकाल कहाँ से कहाँ तक चलेगा। ये क्या करेगा, 1740 से 1756 तक क्या करेगा, शासन करेगा। कहाँ से, 1740 से 1756 तक, 16 वर्ष तक क्या करेगा, शासन करेगा। और एक ऐसा नवाब था, समझ में आ रहा है, कौन, अलीवर्दी खान, जो मुगलों को क्या करेगा, राजस्व देना बंद कर देगा। मुगलों को क्या करेगा, राजस्व देना बंद कर देगा। कौन, अलीवर्दी खान। अब ये शासन कब तक करेगा, 1740 ईस्वी से 1756 ईस्वी तक ये शासन करेगा। ये करेगा कितने वर्ष तक, 16 वर्षों, 16 वर्ष तक शासन इसका रहेगा। कितने वर्ष तक, 16 वर्ष तक क्या रहेगा, ये शासन करेगा। और ये पहला नवाब है, समझ में आ रहा है, एक पहला नवाब है जो मुगलों को क्या करेगा, राजस्व देना बंद किया। समझ में आ रहा है, मुगलों को राजस्व देना बंद किया। कौन, अलीवर्दी खान। यहाँ तक आप लोग इसको नोट कर सकते हैं, बहुत अच्छी चीजें हैं। मैंने शुरू से मैंने आप लोगों को बता दिया क्या, स्वतंत्र बंगाल का जो, सबसे पहले मैंने बताया स्वतंत्र बंगाल का जो नवाब था। सबसे पहले मैंने बंगाल के संस्थापक के बारे में बताया। बंगाल के संस्थापक कौन थे, मुर्शिद कुली खान थे। उसके बाद से ये छोटा मोटा सूबे से सूबेदार बने, सूबेदार से क्या बनी, प्रांतीय दीवान बनी, और प्रांतीय दीवान से क्या बन गया, नवाब बन गया। किसका, बंगाल का। जब बंगाल का ये नवाब बना, उसके बाद इसका जो पुत्र था 1727 ईस्वी के आसपास में, इसका जो दामाद थे क्या, सुजाउद्दीन के जो पुत्र थे क्या थे, सरफराज खान। सरफराज खान क्या बने, अगला शासक बने। और ये जो सरफराज खान 1740 ईस्वी में गिरिया के युद्ध में क्या हुए, मारे गए। समझ में आ रहा है, गिरिया के युद्ध में क्या हुए, मारे गए। उसके बाद उनका जो सेनापति अलीवर्दी खान था, जो नायब ऑफ बंगाल का क्या था, नायब था, वो क्या बन गया, शासक बन गया। अलीवर्दी खान 16 वर्ष तक क्या किया, शासन किया, जो 1740 से 1756 ईस्वी तक। आई बात समझ में। अब ये 1740 से 1756 ईस्वी तक जो शासन किया कौन था, अलीवर्दी खान था। और ये क्या किया, मुगलों को क्या किया, राजस्व देना क्या किया, बंद कर दिया। ये पूरा ये बंगाल का स्ट्रक्चर था, मैंने आप लोगों के सामने बना दिया। अभी आगे और भी आप लोगों को मैं बताऊंगा, आगे बहुत शासक हैं इसमें। समझ में आ रहा, सिराजुद्दौला के बारे में बताऊंगा। उसके बाद से मैं मीर जाफर, जो भी लोग आएंगे सीरियल से मैं आप लोगों को इसे बताऊंगा। बक्सर की, पलासी की, जो भी बांडीवास वाली जो भी लड़ाइयाँ हैं, इसके बारे में आप लोगों को डिस्कस करूँगा। आई बात समझ में। इसके बाद से मेरा जो भी टॉपिक है, मैंने बंगाल बता दिया, मैंने बताया उत्तराधिकारी राज्य में कौन कौन से राज्य थे, बंगाल, अवध और हैदराबाद। मैंने बंगाल के बारे में इतना ही अभी आप लोग को क्लियर कर रहा हूँ। उसके बाद से मैं अवध के बारे में पढ़ाऊंगा। समझ में आ रहा, यही से मैं यहाँ से मैं क्या करूँगा, चालू करूँगा। पहले इसको आप लोग नोट कर लीजिए।
नोट कर लीजिए। उसके बाद से मैं आप लोगों को टॉपिक को आगे बढ़ा रहा हूँ। आई बात समझ गए। अब मैं इसको इरेज करने जा रहा हूँ। अब मैं बंगाल के बाद क्या बताऊंगा? सेकेंड अवध। कौन? अवध। इसके संस्थापक में शहादत खान थे। समझ में आ रहा है? अवध के संस्थापक कौन थे? शहादत खान थे। आई बात समझ में? शहादत खान। समझ में आ रहा है? इनकी उपाधि बुरहान और मूर्ति क्या बनी मिली थी? इनकी उपाधि मिली थी। किसको? शहादत खान को। तो मैं अवध का जो संस्थापक थे, संस्थापक कौन थे? शहादत खान। शहादत खान, इनको क्या मिली थी उपाधि? बुरहान उल मुल्क। उपाधि क्या मिली थी? बुरहान उल मुल्क। शहादत खान संस्थापक कौन थे? शहादत खान। इनको उपाधि क्या मिली? बुरहान और मुल्क। समझ में आ रहा है? ये 1722 ईस्वी में क्या बने थे? 1722 में व्यवहारिक रूप से अपने आप को क्या किए थे? स्वतंत्र मानते थे। व्यवहारिक रूप से क्या मानते थे? अपने आप को स्वतंत्र मानते थे। आई बात समझ में? और 1723 ईस्वी में वो नया राजस्व व्यवस्था लाए। समझ में आ रहा है? नए राजस्व व्यवस्था लाए। बंदोबस्त किसान। समझ में आ रहा है? बंदोबस्त किसानों पर क्या किए? उचित भू राजस्व क्या किए? लगा दिए। इसके बारे में आप लोगों को चर्चा करने जा रहा हूँ। तो 1722 ईस्वी में अपने आप को एक क्या मानते थे? हम स्वतंत्र हैं। स्वतंत्र शासक अपने आप को क्या किए? घोषित किए। उसके बाद से 1723 ईस्वी में भू राजस्व कर लगा दिए। किसानों के लिए पर क्या लगा दिए? भू राजस्व कर। उचित भू राजस्व क्या किए? वो लगा दिए। इसके बारे में आप लोगों को आगे चर्चा करने जा रहा हूँ। उसके बाद से मैं आप लोगों को ये भी बताऊंगा कि 1739 के आसपास में अवध का जो शासक जो था, समझ में आ रहा है? अवध का शासक नया नवाब सफदरजंग। समझ में आ रहा है? नया नवाब क्या बना? सफदरजंग बना। अब 1739 ईस्वी तक ये क्या किए? शासन किए। 1739 ईस्वी के बाद नया नवाब बना सफदरजंग। आगे भी और भी बताऊँ सुजाउद्दीन के बारे में। सुजाउद्दीन वगैरह जो भी ये लोग हैं, एक सिराजुद्दौला थे, एक सुजाउद्दौला थे, दोनों में डिफरेंस है। आप लोगों को मैं ये भी चर्चा करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बता दूँ 1722 ईस्वी में वो क्या किए? 1722 ईस्वी में अपने आप को क्या किए? स्वतंत्र घोषित किए। अपने आप को क्या किए? व्यवहारिक रूप से क्या बन गए? स्वतंत्र। व्यवहारिक रूप से स्वतंत्र मानने लगे। आई बात समझ में? अब 1723 ईस्वी में उन्होंने क्या किया? एक टैक्स लगा दिया। 1723 ईस्वी में आई बात समझ? 1723 ईस्वी में एक कर लगाया। समझ में आ रहा है? नया राजस्व व्यवस्था। नया राजस्व बंदोबस्त। समझ में आ रहा है? नया राजस्व क्या बना है? बंदोबस्त। समझ में? नया राजस्व व्यवस्था बंदोबस्त किसानों पर उचित। समझ में आ रहा है? नया राजस्व व्यवस्था हमारा, मैं उल्टा लिख दिया। नया राजस्व व्यवस्था वो क्या किया था? बंदोबस्त जो किसान थे, बंदोबस्त किसानों पर उचित राजस्व। एक उन्होंने क्या किया? नया राजस्व व्यवस्था लाए। बंदोबस्त किसानों पर उचित राजस्व क्या किया? निर्धारण कर दिया।
उचित राजस्व या भू राजस्व भी हम कह सकते हैं। क्या? भू राजस्व। भू राजस्व आई बात समझ। ये जो भू राजस्व था, किसान क्या करते थे, खेती वगैरह करते थे, टैक्स वगैरह क्या करते थे, उनको उचित टैक्स देते थे। समझ में आ रहा है? उचित टैक्स देते थे, पैदावार के अकॉर्डिंग होता था, खेतियों के अकॉर्डिंग होता था, ये सब चीजें पहले भू राजस्व होता है। उसके बाद जमींदारी प्रथा के बारे में आप लोगों को मैं बताऊंगा। उसके बाद अस्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी, मालवाड़ी, जो भी चीजें आगे आगे जो कुछ कुछ चेंजिंग हुए हैं उसके बारे में मैं बताऊंगा। जब मुगल बादशाह पढ़ाऊंगा तो आईडी 10 साल के बारे में आप लोगों को चर्चा करूंगा। ये सब चीजों के बारे में चर्चा करूंगा। तो एक ये क्या था, नया राजस्व व्यवस्था उसको क्या किया, लागू किया। जो उचित राजस्व, किसानों पर क्या किया, उचित राजस्व कर देना था। आई बात समझ में? ये किसने किया था? अब क्या क्या नाम था उनका? शहादत खान थे। आई बात समझ में? उसके बाद 1739 ईस्वी में अवध का शासन, अवध पर शासन किया 1739 ईस्वी में। समझ में आ रहा है? उसके बाद 1739 ईस्वी में इनकी मृत्यु भी हो गई। 1739 ईस्वी में इनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। समझ में आ रहा है? और यहीं तक वो शासन किए, शासन किए। अब देखिए नेक्स्ट जो बनेगा वो कौन बनेगा। 1739 ईस्वी में क्या हो गई, इनकी मौत हो गई। उसके बाद से इस 1739 ईस्वी तक की क्या किए, शासन कर पाए। आई बात समझ में? उसके बाद से नया जो बनेंगे, नया नवाब जो बनेंगे, सफदरजंग बनेंगे। नया नवाब कौन बनेंगे, सफदरजंग। समझ में आ रहा है? समझ में? सफदरजंग बनेंगे। नया नवाब कौन बनेंगे, सफदरजंग बनेंगे। आई बात समझ में? मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। इसके बाद नया नवाब कौन बनेंगे, सफदरजंग। सफदरजंग। ये जो सफदरजंग क्या बनेंगे, नया नवाब बनेंगे। सफदरजंग बनेंगे। आई बात समझ? सफदरजंग क्या बनेंगे, नया नवाब बनेंगे। आई बात समझ में? अब देखिए ये जो थे मुगल बादशाह के नाम आप लोगों ने सुना होगा। मुगल बादशाह मोहम्मद शाह ने इन्हें क्या किया था, वजीर का पद दिया था। आई बात समझ में? सफदरजंग को क्या दिया था, मुगल बादशाह ने क्या किया था, उनको वजीर का पद दिया था। किसको, सफदरजंग को। कौन थे, मुगल बादशाह थे। मुगल बादशाह कौन थे, मोहम्मद शाह। समझ में आ रहा है? मोहम्मद शाह के नाम आप लोग मोहम्मद शाह और रंगीला उनको कहते हैं। और रोशन अख्तर भी मैंने बताया था, मैंने एक सीरियल में आप लोगों को बताया था मुअज्जम के बारे में। 1707 से 1712 ईस्वी तक जहादर शाह है। जहादर शाह कब से कब तक रहे, 1712 से 1713 ईस्वी, वो एक ही साल तक रह पाए। समझ में आ रहा है? इजारा व्यवस्था के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। इजारा व्यवस्था हो, क्या ठेके पर क्या किया था, राजस्व वसूली दिया था। अब जहादर शाह से आगे फर्रुखसियर। जहादर शाह से कौन है, फर्रुखसियर। फर्रुखसियर ने क्या किया था, आप लोगों को ये भी पता होगा, तीर्थ कर था, यात्रा कर था। समझ में आ रहा है? ये सब जो था। उसके बाद से हाँ, ये फर्रुखसियर थे। और कंपनी को क्या दिए थे, मैग्ना कार्टा जो था, एक व्यवहारिक रूप से घोषणा पत्र था, उसको क्या दिए थे। उसके बाद से तब आए रंगीला, मोहम्मद शाह उर्फ रंगीला या रोशन अख्तर। आई बस समझ में? मैंने आप लोग यहाँ तक बताया। तो वही क्या है, मोहम्मद शाह है। उन्होंने क्या दिया, इनको वजीर का पद दिया था। कब, 1748 ईस्वी में। क्या, 1748 ईस्वी में वजीर के पद क्या दिया था, वो दिए थे। वहीं से वो क्या कहलाने, अवध के जो नवाब थे वो क्या कहलाने लगे, वजीर कहलाने लगे। आई बस समझ में? तो मैं यहाँ पे नोट करा दे रहा हूँ आप लोग। 1748 कौन से, मोहम्मद शाह, मोहम्मद शाह ब्रैकेट में लिख दे रहा हूँ, उर्फ रंगीला या रोशन अख्तर, उर्फ रोशन अख्तर, रोशन अख्तर। इनका कई नाम था ना, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ रंगीला। इन्होंने किसको दिया था, सफदरजंग को क्या दिया था, कौन सा पद दिया था, वजीर का पद। ने सफदरजंग को क्या बनाया था, वजीर का पद
नियुक्त किया। समझ में आ रहा? वजीर का पद को क्या किया? नियुक्त किया। कौन? मोहम्मद शाह जो थे। समझ में आ रहा? वजीर का पद क्या किए थे? प्रदान किए थे। ये भी लिख सकते हैं आप, प्रदान किए थे। वजीर के पद को क्या किए थे? प्रदान किए थे। आई बात समझ में? और अवध का नवाब क्या कहलाने लगे? वजीर कहलाने लगे। समझ में आ रहा? अवध का नवाब क्या कहलाने लगे? वजीर कहलाने लगे। आई बात समझ में? अवध का नवाब क्या कहलाने लगे? वजीर कहलाने लगे। मैंने इतनी चीज़ों के बारे में मैंने आप लोगों के सामने चर्चा किया। संस्थापक मैंने बताया शहादत खान, उनको उपाधि मिली थी बुरहान मुल्क की उपाधि मिली। उसके बाद मैंने बताया 1722 ईस्वी में व्यवहारिक रूप से स्वतंत्र मानने लगे। समझ में आ रहा है? उसके बाद 1739 उसके बाद मैंने 1723 ईस्वी बताया, उन्होंने क्या किया? नया राजस्व यानी भूकर को क्या किया? लाए। उसके बाद से मैंने बताया 1739 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई। नया नवाब कौन बना? सफदरजंग बना। मैंने ये भी बताया कि मोहम्मद शाह उर्फ रंगीला या रोशन अख्तर जो इनका नाम था। समझ में आ रहा है? उन्होंने क्या किया? इनको वजीर का पद को नियुक्त किया। वजीर का पद क्या किया? प्रदान किया। अब क्या कहलाएंगे? अवध के नवाब जो कहलाएंगे वजीर कहलाने लगे। यहीं से क्या हुए? जो अवध की जो नवाब थे क्या कहलाने लगे? वजीर कहलाने लगे। आई बात समझ में? अब देखिए इसके आगे होता क्या? अब आगे जो शासक बनेगा सफदरजंग का उत्तराधिकारी कौन बनेगा? सुजाउद्दौला। सफदरजंग का उत्तराधिकारी कौन बनेगा? सुजाउद्दौला। और याद कीजिए यही सुजाउद्दौला क्या बना था? मैंने मैप एटलस में मैंने बताया था। अवध का नवाब सुजाउद्दौला, और उसके बाद से मीर कासिम के बारे में मैंने बताया था। उसके बाद से जो मुगल थे शाह आलम रेती, ये तीनों ने मिलकर क्या किया था? त्रिगुट सेना का निर्माण किया था। खास तौर पे मैं ये भी बता दूं कि जो शाह आलम भूतरी थे केवल नाम मात्र के थे। समझ में आ रहा है? केवल वो गए थे। तो वहीं से शुरू हुआ क्या? बक्सर की लड़ाई शुरू हुआ था। आप लोगों को ये भी बता दें रॉबर्ट क्लाइव उस समय था। उसके बाद से मैंने आप लोगों को ये भी चर्चा किया कि रॉबर्ट क्लाइव का जो कुशल सेनापति था हेक्टर मुनरो, उनका जो कुशल सेनापति कौन था? हेक्टर मुनरो। बंदूक के दम पे क्या किया? बक्सर की लड़ाई को क्या किया? जीत लिया। और अपना क्या किया? अब यहीं से क्या हुआ? वो भारत पे क्या किया? शासक बन बैठे। यही लड़ाई क्या की? भारत को क्या किया? अंग्रेजी ब्रिटिश के अधीन कर दिया। मैंने आप लोगों को ये भी बताया था किसके बारे में? बक्सर 1764 वाली जो लड़ाई हुई थी। तो वही जो लड़ाई हुई थी सफदरजंग के बाद जो नया उत्तराधिकारी बनेगा कौन बनेगा? सुजाउद्दौला। क्या बनेगा? सुजाउद्दौला नया उत्तराधिकारी बनेगा। आई बात समझ में? किसके बाद? सफदरजंग के बाद। सफदरजंग। अब सफदरजंग के बाद कौन बनेगा? नया उत्तराधिकारी। अब ये जो सफदरजंग के बाद कौन नया उत्तराधिकारी कौन बनेगा? सुजाउद्दौला। अब देखिए जो सुजाउद्दौला है अवध वाला है, सिराजुद्दौला कौन है? बंगाल वाला है। समझ में आ रहा है? ये सुजाउद्दौला जो कौन है? ये अवध के मैं पढ़ा रहा हूँ। समझ में आ रहा है? अब यही जो सुजाउद्दौला क्या करेगा? बक्सर के युद्ध में भाग लेगा। सुजाउद्दौला क्या करेगा? बक्सर के युद्ध में क्या लेगा? भाग लेगा। बक्सर के युद्ध में भाग लेगा। आई बात समझ में? मैंने यहां तक बताया। मैंने सफदरजंग नया उत्तराधिकारी बनेगा और ये सुजाउद्दौला जो बक्सर के युद्ध में क्या लेगा? भाग लेगा। यही मैंने आप लोगों को अवध के इस टॉपिक को क्या कर रहा हूँ? क्लोज कर रहा हूँ। आगे भी इसके बारे में आगे भी चर्चा है, जब मैं उपनिवेशवाद के बारे में चर्चा करूंगा। आगे कौन कौन सी कैसी लड़ाइयाँ हुई इसके बारे में आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से मैं डिस्कस करूंगा। केवल मैं आप लोगों को ये बता रहा हूँ उत्तराधिकारी राज्य में क्या क्या मुख्य चीज़ों के बारे में मैंने आप लोगों को क्या किया? चर्चा कर दिया। उत्तराधिकारी राज्य में कौन कौन से राज्य आए थे मैंने आप लोगों को बताया था? बंगाल, अवध और हैदराबाद। इसके बाद से 4 आएंगे विद्रोही राज्य। समझ में आ रहा है? उसके बाद से 2 आएंगे क्या? मुगल साम्राज्य की परिधि से बाहर का राज्य, जो त्रावणकोट और मैंने बताया था त्रावणकोट और कौन थे? मैसूर। अब मैं यहां तक नोट कीजिए, मैं आगे बढ़ रहा हूं।
नोट कर लिया, मैं अब आगे बढ़ रहा हूँ। अब मैं ये तीसरा कौन, क्या, हैदराबाद। अब देखिए ये हैदराबाद है। मैंने इसके पहले मैंने बंगाल के बारे में चर्चा किया, उसके बाद मैंने अवध के बारे में चर्चा किया। अब तीसरा क्या, हैदराबाद। ये क्या, उत्तराधिकारी राज्य है। आई बात समझ में। तो मैंने बंगाल के बारे में मैंने पूरी एकदम बढ़िया से डिटेल से आप लोगों को मुर्शिद कुली खान बताया। मुर्शिद कुली खान के बाद मैंने और भी चीज़ों के बारे में मैंने चर्चा किया, समझ में आ रहा है। सूबे से सूबेदार, प्रांतीय दीवान से क्या बन गया, बंगाल का नवाब बन बैठा, मैंने ये भी बताया था। आई बात समझ में। उसके बाद उसका जो दामाद था वो बना दामाद, आई बात समझ में, मैंने ये भी बताया था आप लोगों को। उसके बाद मैंने अवध के बारे में मैंने चर्चा किया। उसके बाद से अब बना है हैदराबाद। तो मैं हैदराबाद के बारे में आप लोगों को मैं चर्चा करने जा रहा हूँ। देखिए इसका जो संस्थापक थे, हैदराबाद के संस्थापक कौन थे, निजाम उल मुल्क। देखिए ये निजाम उल मुल्क है। और वो जो उसके पहले मैंने पढ़ाया था कौन थे, इसके पहले मैंने अवध के बारे में बताया था, बुरहान उल मुल्क है। दोनों में देखिए डिफरेंस होता है, समझ में आ रहा है। तो बुरहान उल मुल्क की क्या किए थे, जो शहादत खान थे उनको उपाधि मिली थी। शहादत खान को क्या मिली थी, उपाधि मिली थी, किसका, बुरहान उल मुल्क। लेकिन जो हैदराबाद के संस्थापक होंगे उनका क्या नाम होगा, निजाम उल मुल्क। आई बात समझ, निजाम उल मुल्क। इनको भी एक उपाधि मिली थी चिंग्रिस खान की। इनकी एक उपाधि क्या मिली थी, चिंग्रिस खान की क्या मिली थी, उपाधि मिली थी इनको। किनको, बुरहान उल मुल्क और निजाम उल मुल्क, दोनों अलग अलग हैं। बुरहान उल मुल्क अवध वाले हैं, निजाम उल मुल्क कौन थे, हैदराबाद वाले हैं। इसके संस्थापक थे, कौन थे, निजाम उल मुल्क। इसके संस्थापक, हैदराबाद के जो संस्थापक कौन थे, निजाम उल मुल्क। आई बात समझ में। ये जो निजाम उल मुल्क, इनको उपाधि मिली थी चिंग्लिज खान की। कौन की उपाधि, चिंग्लिज खान। उपाधि क्या मिली थी, चिंग्लिज खान की क्या मिली थी, उपाधि मिली थी। किनको मिली थी, निजाम उल मुल्क को उपाधि क्या मिली थी, चिंग्लिज खान की उपाधि मिली थी। समझ में आ रहा है। अब इनको जो उपाधि देने वाले कौन थे, मोहम्मद शाह थे। इनको चिंग्लिज खान की उपाधि कौन देने वाले थे, स्वामी मोहम्मद शाह, ऐसे भी हम लिख सकते हैं। उपाधि जो इनको जो दिए थे, स्वामी मोहम्मद शाह। इनको जो उपाधि कौन दिए थे, स्वामी मोहम्मद शाह ने दिया था। और ये 1722 से 1724 ईस्वी तक, समझ में आ रहा है, 1722 से 1724 ईस्वी तक मुगल वजीर के पद पर इनकी नियुक्ति। समझ में आ रहा है, 1722 से 1724 ईस्वी तक क्या बनेंगे, मुगल, समझ में आ रहा है, मुगल वजीर के पद पर क्या होगी, इनकी नियुक्ति होगी। और ये 1748 ईस्वी स्वतंत्र शासक के रूप में क्या करेंगे, कार्य किया। आएगा समझ में। 1700 किस में, 48 ईस्वी में स्वतंत्र शासक के रूप में क्या किए, कार्य किए। और मराठों को हाथों क्या हो गए, पराजित हो गए। कौन, निजाम उल मुल्क। आएगा समझ में। तो मैं आप लोगों को ये भी बता दे रहा हूँ, 1722 से 1724 ईस्वी तक। समझ में आ रहा है, कब, 1722 ईस्वी से 1724 ईस्वी तक मुगल वजीर के पद पर क्या हुए, कार्य किए, पद पर नियुक्ति। समझ में आ रहा है, मुगल वजीर के पद पर नियुक्ति। समझ में आ रहा है, मुगल वजीर के पद पर क्या हुई, नियुक्ति हुई। उसके बाद से नेक्स्ट क्या हुए, उन्होंने 1724 ईस्वी में स्वतंत्र राज्य की स्थापना। क्या हुआ, 1724 ईस्वी में
स्वतंत्र राज्य की स्थापना, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं, घोषणा लिख दे रहा हूँ, ठीक है। अपने आप को क्या की घोषणा की, मैं क्या हूँ, स्वतंत्र। उसके पहले क्या थे, वजीर थे, मुगल वजीर के पद पर थे। 1722 से 24, जब 1724 के आसपास में जब आए वो क्या किया, स्वतंत्र राज्य की क्या किया, घोषणा कर दी। आई बस समझ में। और आगे आए 24 से क्या, 1748 ईस्वी जब आया। अब देखिए जहाँ हुआ क्या, तो 1748 ईस्वी में जब आए तो उनके साथ क्या हुआ, समझ में आ रहा है। अब स्वतंत्र शासक के रूप में क्या किए कार्य, पहले तो अपने आप स्वतंत्र घोषित किए। उसके बाद 1700 जब 48 आया तो क्या किए, स्वतंत्र शासक के रूप में क्या किए, कार्य करने लगे। आई बात समझ में, स्वतंत्र शासक के रूप में कार्य किया। स्वतंत्र शासक के रूप में कार्य किया। रूप में क्या किया, कार्य किया। आई बात समझ में, स्वतंत्र शासक के रूप में क्या किए, एक कार्य किए। आई बात समझ में। अब देखिए यहाँ पे, और मराठों के हाथों क्या हुई, पराजित होना पड़ा इनको। मराठों के हाथों पराजित होना पड़ा, पराजित होना पड़ा। तो मैंने क्या क्या बताया, मैंने पहले बंगाल के बारे में बताया, उसके बाद से अवध के बारे में मैंने बताया, उसके बाद से हैदराबाद के बारे में बताया। समझ में आ रहा है। मैंने अवध का जो संस्थापक मैंने बताया था सआदत खान, उनकी उपाधि मिली थी बुरहान उल मुल्क, और इनके संस्थापक निजाम उल मुल्क है, इनको उपाधि मिली थी चिंगिस खान की। आई बात समझ में। मैंने बंगाल के बारे में मैंने बताया, अच्छे से सूबे के सूबेदार बना, उसके प्रांतीय दिमाग से क्या बन गया, नवाब बन गया। कौन, बंगाल का जो मुर्शिद कुली खान था। आई बात समझ में। मैंने और भी चीज़ों के बारे में, अली वर्दी खान के बारे में मैंने आप लोगों की चर्चा किया। क्या, अली वर्दी खान के बारे में। समझ में आ रहा है। मुर्शिद कुली खान क्या हुए, सूबे से सूबेदार प्रांतीय दीवान से क्या बन गए, नवाब बन गए। जो इनके पुत्र का नाम क्या था, सरफराज खान। क्या हुआ, सरफराज खान। आई बात समझ में। उनका जो दामाद था 1727 ईस्वी, मैंने आप लोगों को ये भी बताया था, जो 1727 ईस्वी में क्या, मुर्शिद कुली खान का जो दामाद थे, क्या नाम था, सुजाउद्दीन उनका जो पुत्र था। सुजाउद्दीन का उनका पुत्र क्या था, सरफराज खान। अगला शासक बना। तो 1740 ईस्वी में क्या हुआ, गिरिया के युद्ध में क्या हुआ, मारा गया। 1740 ईस्वी में गिरिया के युद्ध में क्या हुआ, सरफराज खान मारा गया। और उसका जो सेनापति या नायब, कहाँ का नायब था, बिहार का नायब था, अली वर्दी खान। जब सरफराज खान के वो गिरिया के युद्ध में मारा गया तो उसका जो सेनापति, बिहार का जो नायब था, वो क्या बन गया, शासक बन बैठा। तो बिहार का जो नायब, उसका जो शासक बन बैठा, उसका नाम था अली वर्दी खान। अब ये अली वर्दी खान क्या करेगा, 16 वर्ष तक क्या किया, शासन किया। मैंने भी बताया था 1740 से 1756 तक क्या करेगा, या शासन करेगा, लगभग 16 वर्षों तक। समझ में आ रहा। ये जब 16 वर्षों तक क्या करेगा, शासन करेगा। और ये मुगल बादशाह को क्या करेगा, कर राजस्व क्या करेगा, देने पर मना करेगा। यहाँ तक मैंने आप लोगों को बताया कि इसके बारे में, बंगाल के बारे में मैंने आप लोगों को चर्चा किया। उसके बाद मैंने अवध के बारे में चर्चा, एक बार मैं पुनः आप लोगों को क्या कर रहा हूँ, रिविजन करा दे रहा हूँ। किसके बारे में, अवध के बारे में। अवध का जो संस्थापक कौन थे, सआदत खान। उनकी उपाधि मिली क्या, बुरहान उल मुल्क की क्या बनी, उपाधि मिली थी। किसको, अवध जो सआदत खान थे, उनको कौन सी उपाधि मिली, बुरहान उल मुल्क की क्या मिली, उपाधि मिली। 1722 ईस्वी में अपने आप को क्या किया, व्यवहारिक रूप से अपने आप को क्या किया, स्वतंत्र मानने लगे। समझ में आ रहा। और 1723 ईस्वी में उन्होंने क्या किया, नया राजस्व व्यवस्था लाई, किसानों पर नया राजस्व क्या किए, व्यवस्था लाए। आई बात समझ में। और उचित भू राजस्व के क्या किए, निर्धारण किए। उचित भू राजस्व के क्या किए, निर्धारण किए। आई बात समझ, बुरहान उल मुल्क। और 1739 ईस्वी में क्या बनी, अवध का शासन। 1739 ईस्वी तक उन्होंने क्या किया, अवध पर क्या किया, शासन किया। कब, 1739 ईस्वी तक। कौन, बुरहान उल मुल्क या सआदत खान भी कह सकते हैं उनको। आई बात समझ में। 1739 ईस्वी तक क्या किए, शासक किए। उसके बाद नेक्स्ट ये क्या किए, मृत्यु हो गई। 1739 ईस्वी में क्या हुई, मृत्यु हो गई थी इनको, सआदत खान को। अब सआदत खान के मृत्यु के बाद, समझ में आ रहा है, सआदत खान के मृत्यु के बाद नया जो नवाब बनेगा क्या, सफदर जंग बनेगा।
जो नया नवाब बनेगा सफदरजंग, और इन्हीं को आप लोगों को याद है मोहम्मद शाह का नाम आप लोगों ने सुना, बहुत रंगीला, रोशन अख्तर, इन्होंने क्या किया, उनको वजीर का पद क्या किया, दिया था उन्होंने, वजीर बनाया। और यही बंगाल के नवाब अब क्या कहलाने लगे, बंगाल के अवध का नवाब क्या कहलाने लगे, वजीर। मैंने यहाँ तक बताया। अब सफदरजंग का जो उत्तराधिकारी बनेगा, कौन बनेगा, सुजाउद्दौला। सुजाउद्दौला समझ में आ रहा है। बंगाल वाला का नाम क्या है, सिराजुद्दौला है। ये जो सुजाउद्दौला है, आप लोगों को मैं बता दूं, बक्सर युद्ध में क्या करेगा, ये भाग लेगा। और उसके साथ दो लोग और रहेंगे, एक रहेंगे कौन, एक रहेंगे मुगल बादशाह, एक रहेंगे बंगाल के मीर कासिम, आप लोगों को सुना होगा मीर कासिम, मीर जाफर के बारे में। उसके बाद से उनके साथ शाह आलम द्वितीय रहेंगे, ये रहेंगे, कौन रहेंगे, सुजाउद्दौला। तो मैंने ये तो हैदराबाद, इसके पहले मैंने क्या बता दी, अवध के बारे में चर्चा किया, और हैदराबाद को जो चर्चा किया मैं आप लोगों के सामने कर दिया। आई बात समझ में। यहीं से मैं इस क्लास को समाप्त करता हूँ। नेक्स्ट में आप लोगों को क्या विद्रोही राज्य में 4 राज्यों के बारे में मैंने बताऊंगा, मराठा, सिख, जाट, अफगान। मराठा, सिख, जाट और अफगान के बारे में आप लोगों को चर्चा करूंगा। मराठा, सिख, जाट और अफगान 4 क्या थे, विद्रोही राज्य थे। तो मैं मराठा में मैं आप लोगों को बताऊंगा संस्थापक शिवाजी थे। 20 अप्रैल 1627 ईस्वी में इनका क्या हुआ, जन्म हुआ। कब हुआ, 20 अप्रैल 1627 ईस्वी में। समझ में आ रहा है। और मैं आप लोगों को आगे बताऊंगा, समझ में, 1627 ईस्वी में क्या हुआ, इनका जन्म हुआ। अब मैं और भी चीज़ों के बारे में, शिवाजी के बारे में, संभाजी साहू जी के बारे में, उसके बाद से छत्रपति का पद कैसे पेशवा में कन्वर्ट हुआ, आप लोगों को बालाजी विश्वनाथ के बारे में चर्चा करूंगा, राजा राम, उसके बाद जो भी आगे आएंगे इसके बारे में आप लोगों को चर्चा करूंगा। आई बात समझ में। बाजीराव द्वितीय तक आप लोगों को ले जाऊंगा, जो पेशवा जो जैसे जैसे वो लोग क्या किए आए थे। आई बात समझ में। उसके बाद सिख के बारे में बताऊंगा, जो भी गुरु आए, गुरु नानक से लगाए, तेज बहादुर, अर्जुन देव, जो भी लोग आए, मैं इसके बारे में आप लोगों को क्या करूँगा, चर्चा करूँगा। जाट के बारे में चूड़ामन जाट और बदन सिंह जाट के बारे में आप लोगों को चर्चा करूँगा। अफगान के बारे में, रुहेला के बारे में आप लोगों को आगे क्या करूँगा, चर्चा करूँगा। ये 4 राज्य हैं, याद रहना चाहिए आप लोगों को। कौन कौन से राज्य जो विद्रोही राज्य में आते हैं, जाट, सिख, अफगान, मराठा। जाट, सिख, अफगान, मराठा, या मराठा, सिख, जाट, अफगान, मराठा, सिख, जाट, अफगान। उत्तराधिकारी राज्य में कौन कितने राज्य थे, 3 राज्य थे, मैंने बताया, बंगाल, अवध और हैदराबाद। बंगाल, अवध और हैदराबाद। यहीं मैं क्लास को क्या कर रहा हूँ, समाप्त कर रहा हूँ। अब नेक्स्ट क्लास में आप लोगों से फिर मिलूंगा। जय हिंद, जय भारत।